नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। वायु प्रदूषण के चलते पूरी दुनिया में हर साल करीब 88 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्रदूषण से लोगों की उम्र पर भी औसतन 3 साल की कमी आ गई है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। जर्मनी के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण पूरी दुनिया में महामारी का रूप ले चुका है। वह भारतीय लोगों की उम्र प्रत्याशा करीब 4 साल कम हो गए हैं। यानी जितनी उम्र लोग जी सकते हैं स्वस्थ वातावरण में, प्रदूषण वातावरण होने के चलते उम्र जो है वो 4 साल कम हो रही है। साल 2019 में कुल 1,16,000 बच्चों को अपनी जान प्रदूषण के चलते गंवानी पड़ी। मौत की मुख्य वजह प्रदूषण की वजह से गर्भवती मां पर पड़ रहे वो प्रभाव हैं, जिसकी वजह से बच्चों को जन्म के पहले महीने में कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या इस भयावह आंकड़े को कम करने के लिए हमने कभी गंभीरता से विचार किया है? दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली हो जाती है। दिवाली पर छूटने वाले पटाखे, हवा की गति धीमी होना और पराली को जलाना ये प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा देते हैं। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर साल आगाह किया जाता है कि सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं, किसानों की पराली का समाधान निकालें, दिवाली पर छूटने वाले पटाखों पर बैन लगाएं। लेकिन उसके बाद भी पराली जलती है, पटाखे खूब बिकते हैं, लोग भी खुलकर पटाखे फोड़ते हैं। 2019 में भी दिल्ली में ग्रीन दिवाली के आह्वान के बीच दिवाली के अगले दिन हवा में प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई। हर बार की तरह दिवाली के बाद हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। वह इस बार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए कदम कारगर है, लेकिन इसका असर उन कारोबारियों और दुकानदारों पर हो रहा है जो पहले ही पटाखे तैयार कर चुके थे। दुकानदार पटाखों के ऑर्डर दे चुके थे, लेकिन एनजीटी ने कहा है कि चंद लोगों की खुशियों के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाना भारतीय संस्कृति नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि हर साल प्रदूषण को लेकर सिर्फ इन्हीं दिनों में बवाल होता है। समय रहते ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? हमारी नीतियां कारगर साबित क्यों नहीं हो रही? सरकारों की तरफ से गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जा रहा? ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर आज हम बड़ा मुद्दा में बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं कि एनजीटी वायु प्रदूषण को लेकर कितना गंभीर नजर आ रहा है। एनजीटी के आदेश है, दिल्ली एनसीआर में 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जहां पर वायु की गुणवत्ता अच्छी है वहां पर दिवाली के दिन ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं, लेकिन वहां सिर्फ रात में 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं। एनजीटी ने सिर्फ पटाखे जलाने पर ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर में पटाखे बेचने, उसे जमा करने पर भी बैन लगाया है। एनजीटी ने दिवाली के दिन के अलावा गुरु पर्व के दिन भी सिर्फ 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने के आदेश दिए। आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। किस शहर को छूट मिलेगी? अगर आपके शहर में नवंबर 2019 में हवा की गुणवत्ता मॉडरेट यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 51 से 100 के बीच था तो प्रदूषण रहित पटाखे बेचे और चलाए जा सकते हैं। लेकिन दिवाली और छठ पर सिर्फ 2 घंटे की छूट मिलेगी। ये 2 घंटे राज्य सरकारों की तरफ से तय समय के मुताबिक होंगे। अगर राज्यों की तरफ से कोई समय तय नहीं किया गया तो दिवाली पर रात 8 से 10 बजे के बीच और छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक आप पटाखे चला सकते हैं, पटाखे बजा सकते हैं। लेकिन जो गंभीर सवालात हैं उन पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत भूषण जुआल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। भारत भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र चंदेलिया, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार। डॉक्टर हेमंत गोयल में पर्यावरण विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर अवनीत सिंह वड़ैच हैं चिकित्सक। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहले हेमंत गोयल जी आपसे मैं जानूंगा, हर बार पराली को लेकर, पटाखों को लेकर, प्रदूषण को लेकर चर्चा होती है, लेकिन कितनी गंभीरता से होती है, कितना उसको लेकर विचार किया जाता है, ये आपसे समझना चाहूँगा। और दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के मसले उठते ज़रूर हैं, पर उन पर कितना एक्शन होता है, कितनी वैचारिक, कितनी इच्छा शक्ति के साथ काम होता है। शमशेर जी, जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या तो ये बनी चुकी है जी। और अब पिछले 2-3 साल से हम लगातार ये सुनते आ रहे हैं कि जितने लोग शहर में बैठे हैं वो सारे टाइम पराली का नाम लेकर के अपना सारा का सारा जो दोष है वो गांव वालों पे मढ़ देते हैं। और गांव में किसान के पास कोई ऐसे ठोस वो है नहीं कि जिनकी वजह से वो अपनी फसल के ठूंठ हैं उनको ना जलाएं, उनको कोई ऑल्टरनेटिव मिले और गवर्नमेंट से सहायता मिले जी। और जो गांव का किसान है, गरीब बेचारा, वो ये बोलता है कि शहर में जिन लोगों के घर में 2-2, 3-3 कार हैं, वो उतना ही प्रदूषण फैला रहे हैं जितना कि एक कृषि कर्मी अपने खेत में फसल जलाने से। तो ये आरोप एक दूसरे पे मढ़े जाएंगे और वातावरण का भला नहीं होने वाला। ये दोनों लोगों को, जो शहरी हैं और जो ग्रामीण हैं, हमें अपनी खुद की जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी कि ये जो हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कर रहे हैं। नहीं तो पर अभी तो धुंधला दिखना चालू हुआ है, आगे तो बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। ये तो अभी त्योहार आया नहीं है, उससे पहले ये हालत है कि AQI वैल्यू जो है 400 से ऊपर चल रही है और शाम को दिन में सूर्य देवता चमक नहीं पा रहे हैं और शाम के टाइम में तो आंखों में जलन और सांस में तकलीफ तो बिल्कुल होने लग गई है। अब इस पे हम सबको मिलके वॉलंटरीली ही काम करना पड़ेगा। हम किसी सरकार की तरफ उपेक्षा नहीं कर सकते कि वो करने वाली है। ये आपको और हमारे जैसे सब लोग को आपसी बोध करके कि हमारा ये फर्ज है कि हम अपने वातावरण को सुधारें। जी डॉक्टर हेमंत जी, आपके पास आऊंगा। भारत भूषण के पास मैं जाना चाहूंगा। भारत भूषण जी, उम्मीद होती है हर किसी को, सत्ता पर काबिज लोग होते हैं, वो कोई सही रास्ता निकालें, सही कदम उठाएं। और जब जब ऐसे हालात बनते हैं तो ये भी हम जानते हैं कि कदम उठाए भी जाते हैं, कोशिश होती भी है, लेकिन उन कोशिशों को धरातल पर उतारने की जब बात आती है तो उनके परिणाम जो होते हैं उतने बेहतर नहीं निकलते जितने निकलने चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया, बहुत बेहतर कदम रहा, उसका असर ज़रूर देखने को मिला। लेकिन जो परिस्थितियां धीरे धीरे करके भारत में बन रही हैं, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से गाड़ियां बिक रही हैं और जिस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन पर और ज़्यादा हमें गंभीरता से काम करना पड़ेगा। और सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाकर ही काम नहीं निकलेगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। शमशेर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है और गोयल साहब ने भी अभी विस्तार से इस बात को बताया कि सरकारें अपने अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से प्रदूषण नियंत्रण हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, इन सब पे कानून बनाती भी हैं, कोशिश भी करती हैं कि उसको बहुत सख्त तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के अंत में ये जिम्मेदारी आम नागरिक के ऊपर ही आ जाती है कि वो इस गंभीर समस्या को, जिसका पैदा करने का स्वयं हम ही जिम्मेदार हैं, उस पे संज्ञान लेकर के हम अपने हिसाब से इसको सही करने में सरकारों का, प्रशासन का साथ दें। प्रदूषण की जहाँ तक बात है, प्रदूषण खाली अभी जैसे गोयल साहब ने भी कहा, ये नहीं है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के कारण, ये वो इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ा हुआ भी है, आम आदमी के साथ भी जुड़ा हुआ है कि वो पोल्यूशन को खाली एक पराली जलाने से या पटाखे जलाने से ही नहीं हो रहा है, गाड़ियों के एमिशन से भी हो रहा है। हम गंदगी इधर उधर फेंक रहे हैं, वो सड़ रही है, गल रही है, उसके बाद उसमें से भी बदबू उठ रही है, वो भी एक पोल्यूशन है। हम अपने घरों का पानी किस प्रकार से नजदीक से खड्डे खोद करके उसमें उसको डिस्चार्ज करने का कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है वो भी इसी तरीके से नदियों में डिस्चार्ज हो रहा है या
नालों के माध्यम से खेतों में जा रहा है, खेतों से वो पैदावार के माध्यम से उस पैदावार में आ रहा है। तो हर व्यक्ति को इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के पालन, उनकी अवहेलना ना करके भी अगर हम काम कर ले तो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन लोगों की जो मानसिकता है और सरकारों की जो गंभीरता, उस पर बहुत बार सवाल होते हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी, एक बहुत अहम सवाल है, मैं करूंगा, आपसे भी पूछूंगा और डॉक्टर अवनीश जी से भी बात करूंगा कि जब हम 1999-2000 के आसपास की बात करते हैं तो जो भारत में लोगों की औसत उम्र है उसमें 3 साल का फर्क था प्रदूषण के चलते। यानी प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा था वो व्यक्ति की उम्र पर असर डाल रहा था, और अब उसकी जो तय सीमा है वो 3 साल की बजाय 4 साल हो गई। यानी अब 4 साल उम्र लोगों की घट रही है। ये एक दिन का किया कराया नहीं है, हमने बहुत समय से इसको तैयार भी किया है, बहुत समय से हमने इसको इग्नोर किया है, और जो हमारी नीतियां बननी चाहिए थी वो नहीं बनी है। अब इसमें किसी एक सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए जो प्रयास होने चाहिए बहुत गंभीर होने चाहिए और बहुत पहले से हो जाने चाहिए थे। जितेंद्र चंदेलिया जी। शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है, और आपने कहा कि ये बहुत पहले से चल रहा है। मैं मानता हूँ बहुत पहले से है प्रदूषण का मामला, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि जो सरकारें हैं, सरकारों की जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी भी सरकारों की होती है। मैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करता हूँ, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा की मैं बात करता हूँ। एनजीटी ने कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा को बोला है, उसके चेयरमैन को बोला है, पूर्व में मंत्री रहे विपुल गोयल जी को भी बोला है, अब जो मंत्री हैं इनके सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भाजपा के, उनको भी विशन चौटाला जी के पास ये डिपार्टमेंट है, उनको भी बोला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास स्टाफ नहीं है। और कितने कारखाने में, फरीदाबाद की बात करता हूँ, औद्योगिक क्षेत्र है फरीदाबाद और गुड़गांव फरीदाबाद के अंदर, और फरीदाबाद सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र है एशिया में, कभी दूसरा तीसरा नंबर था फरीदाबाद का उद्योग में। तो उद्योगों से जो प्रदूषण फैल रहा है एनजीटी की नोटिस में है, वो वैज्ञानिकों के नोटिस में है, वो जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके नोटिस में है वो चीजें। तो सरकार को मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि हम मानव जीवन से नहीं खिलवाड़ कर सकते। मानव जीवन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, और है हमारे लिए मानव जीवन। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मानवीय मूल्य की रक्षा की हमें बात करनी चाहिए, चाहे सरकार है चाहे विपक्ष है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में कर्मचारी नहीं है। हरियाणा के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करे, उसकी शक्तियां कम कर दी गई हैं। कांग्रेस सरकार में जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ताकत और शक्तियां थी वो अब नहीं है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। एक ये कारण है। दूसरा कारण सिर्फ एक किसान दोषी नहीं है पॉल्यूशन का हर वो नागरिक दोषी है जो अपना कूड़ा करकट जाके जलाता है। और मैं बताना चाहता हूँ जो ठेका, सुनिए आप, मैं आ रहा हूं आपके पास जितेंद्र जी, बात पूरी कराऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर आप ही के पास आ रहा हूं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आपके पास आ रहा हूं। छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। छोरे की साल एकड़ा पहला साल आड़ी की तक गोज मताऊ दुगना कर दिया माल और किताऊ भिंडी प्याज टमाटर बैंगन ई बो है भरपाई मानवड़ है किसान का और खूब बड़ी कमाई। मारा पानी मारी विरासत यो बचाना जारी से आखिर आले खेत पहुंचाया और आगे की तैयारी से हाड़ी तक ट्रेनिंग दे के करा उसका जो मार्गदर्शन। एमएसपी पे फसल खरीद के दूर करी या टेंशन। और बता, सम्मान निधि तक छोटे किसान की मुश्किल कर दी हल। प्याज जुर्माने माफ कर दिए, दिया किसान ते बल। अम्बे एक साल में 5 साल की तैयारी कर दी भाई। हरियाणा का बढ़िया हाल भाई, चोखा लिगड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो।
Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जो पटाखा जलाने को लेकर प्रतिबंध लगाया है एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में। पटाखा जलाना, पटाखा बेचना बैन रहेगा और जिन जगहों पर पटाखे जला सकते हैं वहां का AQI 51 से 100 के बीच हो, वहां पर भी ग्रीन क्रैकर से जलाए जा सकते हैं। लेकिन जितेंद्र चंदेलिया जी से हम लगातार बात कर रहे थे, केवल एक सरकार का सवाल नहीं है, बल्कि तमाम सरकारों को, किसी भी राज्य की सरकार क्यों न हो, वैश्विक स्तर की बात भी करें, वहां पर काम करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। अब मैं जितेंद्र जी से बात करना चाहूंगा, फिर जब मैं इसका जवाब भारत भूषण जी से लूंगा तो वो भी कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे। लेकिन जितेंद्र जी बात पूरी करें। शमशेर जी, मैं बता रहा था आपको कि एनजीटी ने काफी कड़े कदम उठाए हैं फरीदाबाद के अंदर भी, लेकिन दुर्भाग्य कहीं ना कहीं राजनीति सामने आ जाती है। हमारे ईंट भट्टे हैं, पेट्रोल पंप हैं और बड़े बड़े उद्योग, ऐसे उद्योग हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी सेक्टर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनको दबाव में काम करना पड़ता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी एक फरीदाबाद के अंदर कंपनी, इको ग्रीन कंपनी, जिसके एक मैनेजर ने 50 करोड़ का, एक अदने से मैनेजर ने 50 करोड़ का घोटाला किया था। वो क्या करते हैं, वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं। वो कूड़ा इकट्ठा करके और उन्होंने डंपिंग पॉइंट भी सुनिश्चित नहीं किए हैं अपनी, जबकि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि डंपिंग पॉइंट कचरे का, मलबे का उनको सुनिश्चित करना चाहिए एज पर लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल एक्ट। नगर निगम के अंदर उनका ठेका है, चाइना की कंपनी है, हरियाणा सरकार में, भाजपा जजपा की सरकार में, हरियाणा के अंदर, और घोटाला से गिरी हुई कंपनी है वो, इको ग्रीन कंपनी। मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम लेना चाहता हूँ, संजीव अग्रवाल उसके मैनेजर है, उन पर मुकदमे रहे। तो वो कूड़ा जलाया जाता है, जलाया जाता है तो इतना भारी प्रदूषण होता है, जिसकी वीडियो, जिसके फोटो अखबारों में छपे हैं, लेकिन एनजीटी तक गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई है जी, नहीं हो पाई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है जितेंद्र चंदेलिया जी, मुझे मैं समझ गया, ये जानलेवा है, ये मानवीय मूल्य की रक्षा करने में सरकार सक्षम नहीं है। हमारा दिमाग, हमारे अंदर के ऑर्गन, फेफड़े और दिमागी बीमारियां। ठीक है चंदेलिया जी, मैं ये बात डॉक्टर साहब से करना चाहूंगा, डॉक्टर अवनीत जी से बात करूंगा मैं, एक मिनट। और रही पटाखे की बात, तो इन्होंने जो पटाखा बंद करने का निर्णय लिया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले लेना चाहिए था इनको ये निर्णय। अब जिन गरीब लोगों ने या दुकानदारों ने, व्यापारियों ने, एनजीटी के आदेश आए, जो पटाखे ले लिए हैं, अब वो कहाँ लेके जाएं बेचारे। एनजीटी के आदेश आए, उनके लिहाज से ये फैसला सरकारों को लेना पड़ा, वो तो लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सवाल पूछूंगा कि समय रहते नीतियां क्यों नहीं बनती, वो मैंने सवाल पूछा और मैं फिर पूछूंगा भारत भूषण जी से। ठोस नीति बनाए ना, ठीक है, मैं ठीक है, लेवल इतना खराब हो चुका है पूरे अवनीत जी से बात करूंगा। ठीक है, मैं अवनीत जी से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, राजनीति अपने स्तर पर होती है, होती रहेगी और होती रही है, लेकिन कितना गंभीर ये मसला है। हर तरह के काम होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी रैलियों के लिए तमाम तरह के इंतजाम करती हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ती हैं, इंटरनेट की व्यवस्था की जाती है, अच्छा टेंट लगाया जाता है, बढ़िया माइक की व्यवस्था की जाती है, और कितनी तादाद में लोग किस जगह पर आ सकते हैं उस जगह को चिन्हित किया जाता है। सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड सारे तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है वो कितना ज़रूरी, जिस पर काम होना चाहिए। और लोगों को इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, और अपने लिए इस हक की आवाज़ को नहीं उठाते हैं। तमाम चीज़ें करेंगे, नौकरी चलेगी, आंदोलन कर देंगे, लेकिन लोग मर रहे हैं। किसी परिवार में किसी व्यक्ति की 4 साल पहले, 5 साल पहले इसलिए मौत हो जाती है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, सांस की तकलीफ थी, वो अपने परिवार के लिए कसट था, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता है। शमशेर जी, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने इस फेस्टिवल के सीजन में इस गंभीर विषय को उठाया। देखिए, एयर पोल्यूशन सारे विश्व भर में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे भारत के लिए यह समस्या सबसे ज्यादा गंभीर है पूरे विश्व के कंपैरिजन में जी। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से कि जो 30 सिटीज, शहर जो सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं पूरे विश्व में, उनमें से 21 हमारे भारत के हैं जी। WHO के मापदंड के हिसाब से जो फ्रेश एयर हमें चाहिए सांस लेने के लिए, जो हमें वातावरण चाहिए, हम 10 गुना उससे प्रदूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं। एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि इससे प्रीमेच्योर डेथ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जो कि पूरे विश्व भर में तकरीबन 7 मिलियन है जी।
और हैरानगी की बात यह है कि उन 7 बिलियन में से 2 बिलियन सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहे हैं। ये जो प्री मैच्योर डेथ है, इनके कारण एयर पोल्यूशन है, जिस वजह से हार्ट स्ट्रोक, लंग्स की जो बीमारियां हैं, एस्थमा, एम्फीसीमा, ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो जैसा आपने पहले डिस्कस किया कि जो एवरेज एज है ह्यूमन बीइंग की, वो लगातार निरंतर उसमें गिरावट आ रही है। तो एयर पोल्यूशन उसमें बहुत ही एक गंभीर कारण है, जिस वजह से हमारे भारत में लोगों का स्वास्थ्य और जो मृत्यु दर है वो एकदम से बढ़ रहा है। तो यही एक मेन कारण है, और इसका जो सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो बच्चों पर है। जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जिनका लंग अभी डेवलप हो रहा है, जिनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है, और वो इतने प्रदूषित वातावरण में सांस ले रहे हैं, जिस वजह से उनके लंग सेल्स डैमेज, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। गंभीर बीमारियां, ऑटिज्म, बच्चों के अंदर आजकल लंग्स एलर्जी के इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। आंखों के इरिटेशन, आंखों की बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, स्किन की बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। इन सभी का मेन कारण एयर पोल्यूशन है। डॉक्टर साहब, सावधानी लोगों को आप कुछ ऐसी हिदायतें देना चाहें? देखिए, ये खत्म होगा, थमेगा नहीं थमेगा, इसको लेकर के लंबी चर्चा हो सकती है, लंबी बहस हो सकती है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम लोग जो है इस कोरोना संक्रमण के काल में अस्थमा जैसी बीमारी से पीड़ित हों, उन्हें सांस लेने में तकलीफ ना हो। कुछ ऐसे हिदायतें छोटी छोटी जो लोग कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। शमशेर जी, वही बात है कि एक एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ऊपर से कोविड का इतना बुरा टाइम ये चल रहा है। इस मोमेंट में अगर किसी क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम जिसे है, जिसे एस्थमा है, एम्फीसीमा है, या कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, वो अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है तो वो बहुत ही एक गंभीर स्थिति, इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है उनके लिए। इसके लिए बचाव के लिए सबसे पहला बचाव इसका है, जैसा कि अभी तक खैर अभी वैक्सीन के बारे में बातचीत हो रही है, वैक्सीन अभी तक नहीं है, तो एक मात्र साधन जो हमारे पास है कोरोना से बचने के लिए, पोल्यूशन से बचने के लिए, वो है ये फेस मास्क। ये मास्क हमें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये तो चलो एक परंपरा बन गई अब कोरोना के कारण, लेकिन ये हमें इसके बावजूद भी, जब तक हमारी वातावरण में जो एयर है वो साफ नहीं होता, तब तक ये मास्क पहनना बहुत जरूरी है जी। व्हीकल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उन पे हमें थोड़ा, सरकार को भी और थोड़ा उन चीजों पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल अगर बात करें तो हमें अवॉइड करना चाहिए जो ज्यादा रश वाले एरिया है, ज्यादा बिजी स्ट्रीट्स है। हमें टू व्हीलर्स जैसे जो ज्यादा यूज करते हैं उन्हें खासकर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा खाली रास्ता बेशक लंबा हो वो इस्तेमाल किया जाए। फेस मास्क जैसे मैंने आपको बताया, रिसाइकलिंग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे पराली जलाना, इसके लिए जागरूक करें, कंपोस्ट तैयार करें, और जला देना, जैसे जो वेस्ट है उसे जलाना नहीं चाहिए। रिसाइकलिंग पे थोड़ा जागरूकता हमें और लानी चाहिए। और विशेष ध्यान जो रखना चाहिए वो हमें बच्चों का है, जैसे अंडर 14 जो चिल्ड्रंस हैं, उनका, जो बुजुर्ग हैं जिन जो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर है, तो वो अपनी दवाइयों का खास ख्याल रखें। जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन एक बहुत बढ़ जाता है जब एयर प्रेशर, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ता है, तो उसमें हाइपरटेंशन बढ़ता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ जाता है। वो लोग जो इनहेलर यूज करते हैं वो अपनी दवाइयों का, अपने मेडिकेशन का पूरा ध्यान रखें। इन चीजों पे हम एहतियात बरत सकते हैं। बिल्कुल, इस तरीके से एहतियात बरतकर हम अपने आप को प्रदूषण से होने वाले गंभीर खतरों से बचा सकते हैं। मुझे इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना पड़ेगा, वक्त मुझे और ज़्यादा इजाज़त देता नहीं, लेकिन जब तक ये परिस्थितियाँ इस तरह से बनी रहेंगी, लगातार इन मुद्दों को उठाते रहेंगे, सरकार से पूछते रहेंगे, और इसके साथ साथ जो जानकार लोग हैं, चाहे पर्यावरण के जानकार हों, चाहे हेल्थ से जुड़े लोग हों, उनको जोड़ेंगे और आप लोगों को सही क्या है और गलत क्या है उसके बारे में जागरूक करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया चंदेलिया साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी, और हेमंत गोयल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बड़ा मसला है, सावधानी ही सुरक्षा है। जितना सावधान हम रहेंगे प्रदूषण से बचेंगे। लेकिन एक सरकारों से हमारी अपील ये है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे हमारी अपील ये है कि इंसान की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आप लोगों को ऐसी नीति बनानी चाहिए। आप लोगों के पास ऐसे नीति निर्धारक हैं जो नीतियां बना सकते हैं प्रदूषण से बचाने के लिए,
प्रदूषण के गंभीर खतरों से देश को बचाने के लिए, आवाम को बचाने के लिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ कोई नीति बनाएं। एक दूसरे पर आरोप लगा देना, एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ देना बहुत आसान काम है। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर किसी परिवार में कमाने वाला कोई व्यक्ति है, किसी परिवार का कोई एकमात्र सहारा है और वो प्रदूषण के चलते किसी ऐसी हालत का शिकार हो जाता है कि परिवार के ऊपर आर्थिक संकट के साथ साथ तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तो परिवार ही समझ सकते हैं। और ज़रूरी है कि लोग भी इस काम में सावधानी बरतें। जब जी चाहे हम कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं और उसके बाद उस कूड़े को जला दिया जाता है, वो हमारी सांसों में जहर घोलता है। तो सरकारों के साथ साथ आम आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा और जब तक ऐसा नहीं करेंगे, दोनों तरफ से प्रयास करना जरूरी है और ये दो तरफा प्रयास ही देश को प्रदूषण से, इन गंभीर खतरों से बचा सकते हैं। फिलहाल बड़ा मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।